पृथ्वी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, हमारे लालच को। हथियों जैसे जंगल का विनाश करके हम किस विकास की ओर जाना चाहते हैं? रायपुर का तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। हम क्या इसे 55 पे ले जाना चाहते हैं? दुख होता है यह सोच के कि जब देश का पर्यावरण मंत्रालय विकास की चिंता करने लगा। ऐसी क्या मजबूरी है राज्य और केंद्र सरकार की कि वो भारी पुलिस फोर्स लगा के हंसते हुए जंगल को कटवा रही है? क्या एक कॉर्पोरेट का मुनाफा इतना भारी है कि वो संविधान से ऊपर है, वो लोगों से ऊपर है, लोगों के जीवन से ऊपर है? क्या आपने सेव हसदेव मूवमेंट के बारे में सुना है? ये मूवमेंट छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव जंगल को कोल माइनिंग से बचाने के लिए है। कुछ दिन पहले हम इस मूवमेंट पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट लाए थे, जिसके बाद आप सबके पास कई सवाल थे। आज उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं नव्या सिंह, हसदेव के फॉरेस्ट और ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला से बात करूंगी, जिन्होंने इस मूवमेंट से दुनिया को एक मॉडल ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस दिया है। ये कहानी सिर्फ हसदेव की नहीं बल्कि भारत के हर शहर, हर गांव की है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। Subscribe to our channel and hit the bell icon to know more about people and the planet. पहली बात तो थैंक यू सो मच आलोक जी। जब से हमने न्यूज़ विद नव्या पे छत्तीसगढ़ की कहानी सुनाई है और सेव हसदेव मूवमेंट की बात की है, तब से बहुत लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए आई थिंक आपसे बेहतर अभी हमारे पास कोई नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप टाइम निकाल पाए और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी इस महत्वपूर्ण चर्चा के अवसर देने के लिए। बहुत धन्यवाद। हाल ही में आपको गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे हम ग्रीन नोबेल के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आपको छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को माइनिंग से बचाने के लिए मिला है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए मिला है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। पर मैं जानना चाहूंगी कि क्या सिग्निफिकेंस है इस अवार्ड का, इस रिकग्निशन का आपकी लाइफ में और हसदेव को बचाने के लिए? निश्चित तौर पे एक बड़ा सम्मान है ये। लेकिन ये भी सही है कि ये जो सम्मान है ये संघर्ष के लिए मिला है और वो संघर्ष अभी भी जारी है। हसदेव की लड़ाई अभी भी जारी है। पिछले 12 सालों के संघर्ष से हसदेव का एक बड़ा हिस्सा लेमरू घाटी रिजर्व के रूप में संरक्षित हुआ है, जहाँ पे कुछ आवंटित खदान निरस्त हुई हैं और नए कोल ब्लॉक के नीलामी और ऑक्शन की प्रक्रिया से उस इलाके को बाहर रखा गया है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कुछ हिस्सा अभी भी उस लेमरू एलिफेंट रिजर्व के बाहर है, जहाँ पे पेड़ कटाई की कोशिश की जा रही है खनन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए और हसदेव के लोग आंदोलनरत हैं उसको बचाने के लिए। खुशी की बात है कि ये सम्मान मिला है और जिस लड़ाई को हम पिछले 12 सालों से संघर्ष कर रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये हमारा संघर्ष पहुंचा है। लेकिन ये जो सम्मान है ये सम्मान पूर्ण रूप से हसदेव के संघर्षरत आदिवासियों का है और उस आंदोलन से जुड़े उस प्रत्येक नागरिक का है जिसने कहीं ना कहीं इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वो लिख के मीडिया के रूप में शामिल होकर, चाहे वो सोशल मीडिया पे लिखकर, चाहे वो सड़क पे आकर, वो तमाम लोग इस सम्मान में शामिल हैं। बस मैं तो एक लेने के लिए गया था। खुशी का पल है और एक जिम्मेदारी भी है कि और बाकी संघर्षों को हम आगे कैसे एक साथ जोड़ पाए। बिल्कुल आलोक जी, अगर आप समझा पाए कि हसदेव की लड़ाई एक्चुअली क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, जो मुझे लग रहा है कि जो हसदेव को समझना पहले एक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देखिए, हसदेव एक बहुत खूबसूरत जंगल है और इसका नाम एक हसदेव अरण्य कोल्ड फील्ड के नाम पर है। तो छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग कोल्ड फील्ड है उसमें एक कोल्ड फील्ड है ये, और जिसमें छत्तीसगढ़ का लगभग 10% कोयला, 9 से 10% कोल डिपॉजिट है। तो छत्तीसगढ़ में 55,000 मिलियन टन कोल डिपॉजिट है, जिसमें करीब 5500 मिलियन टन कोयला इस हसदेव अरण्य कोल फील्ड में है। करीब 1879 वर्ग किलोमीटर दायरे में ये क्षेत्र फैला हुआ है, 3 जिलों में है। उत्तर छत्तीसगढ़ में ये जंगल आता है और ये जंगल मध्य भारत का एक समृद्ध साल का प्राकृतिक जंगल है और घनत्व वनों का बहुत अच्छा है, जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। कई विलुप्त प्राय वनस्पति, वन्यजीव, पक्षियों की प्रजाति यहाँ पे मौजूद हैं। कई शेड्यूल वन के जैसे कि बाघ है, एलिफेंट है, बियर, स्लॉट बियर, ऐसे तमाम वन्य प्राणी मौजूद। और उससे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी और अन्य परंपरागत वन्यवासी हैं,
उनकी आजीविका, संस्कृति, अस्तित्व पूरे तरीके से इस जंगल पर निर्भर है। ये सरकारी अध्ययन है कि जंगल से 60% जो इनकम है लोगों को जंगल से मिलती है। और इस खूबसूरत जंगल से एक नदी बहती है, हसदेव नदी, जो कि एक जीवनदायिनी नदी है और महानदी की सहायक है। इस नदी पर एक मिनी माता बांगो बांध बना हुआ है, जिस बांध से जांजगीर जिले की 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। और मैं आपको बताऊं, इस जंगल की जो महत्वपूर्ण है कि ये जंगल पूरे देश के मानसून को नियंत्रण करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल। तो ये लड़ाई किस चीज की है? जहां तक मैं आपकी बात से समझ पाई कि ये जंगल बहुत ही खूबसूरत, रिसोर्स रिच, बायोडाइवर्सिटी रिच है, और उसी के साथ आपने मेंशन किया कि कोल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है। तो ये लड़ाई जंगल को बचाने के लिए, ये तो हम समझ चुके हैं, क्योंकि ये कोई रीसेंट डेवलपमेंट नहीं है आलोक जी। ये हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं कि हसदेव को बचाना है, छत्तीसगढ़ के जंगल को बचाना है। जी बिल्कुल। तो जो संघर्ष है, जैसे हम बोलते हैं कि जब किसी जमीन के नीचे कोई खनिज होता है तो उसकी परिभाषा बदल जाती है। फिर जो विविधता, वो वन्य प्राणी, वो लोग, वो महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण कोल होता। तो मदनपुर गांव अब मदनपुर कोल ब्लॉक कहलाने लगता है, और यही अंतर है। और जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक तरफ लोगों के जीवन को बचाने की संघर्ष है, और दूसरी तरफ एक कोल में जो मुनाफा है, कॉर्पोरेट मुनाफे के बीच की। तो जो हसदेव का जो कोल डिपॉजिट है, ये लगभग 23 कोल ब्लॉकों में मतलब बटा हुआ है, जो टोटल। तो 2010 में हसदेव को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नो गो इलाका घोषित किया गया था, खनन से प्रतिबंधित किया गया था, इन्हीं सभी पैरामीटर के आधार पे, जैव विविधता और ये। लेकिन 2011-12 में हसदेव के 2 कोल ब्लॉक को स्वीकृति दी गई थी, पलसा ईस्ट केतेवासन, जो राजस्थान सरकार के पास था, और उसका एमडीओ खनन का अनुबंध अडानी समूह के पास था। ये कहते ये स्वीकृति दी गई थी कि ये फ्रिंज है, ये किनारा है। उस समय 20 कोल ब्लॉक विभिन्न कंपनियों को आवंटित थे। तो जब एक कोल ब्लॉक में माइनिंग शुरू हुआ और लोगों ने उसके इम्पैक्ट देखे कि किस तरीके से जंगल का विनाश हो रहा है, केते गांव चला गया, तो हसदेव के लोगों को लगा कि यार ये तो 20 कोल ब्लॉक है, यदि ऐसे सभी कोल ब्लॉक में माइनिंग होगा तो पूरा हसदेव जंगल चला जाएगा, 30 गांव उजड़ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। और उसी दरमियान मेरा भी हसदेव पहुंचना हुआ। मैं पहली बार जून 2011 में पहुंचा, फिर 12 में हम लोगों ने लोगों के साथ संगठन का काम किया। तो फिर ये निर्णय हसदेव के लोगों ने लिया कि हम इस पूरे हसदेव के जंगल को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे, और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति लोगों ने बनाई। तो लड़ाई ये है कि जो पलसा ईस्ट केतेवासन कोयला खदान है, जहां पे माइनिंग चल रही है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य कोल ब्लॉक विभिन्न कंपनियों को आवंटित हैं। तो जो आवंटन है अन्य कोल ब्लॉक, उनमें माइनिंग को शुरू करने की प्रोसेस चल रही है। और वो माइनिंग को शुरू करना मतलब जंगल को काटना, गांव को विस्थापित करना, जिसके खिलाफ लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब इसमें मैं जोड़ देता हूं कि 12 सालों में हुआ क्या। देखिए, 2014 में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कोलगेट का, जिसमें देश के 204 कोल ब्लॉक निरस्त हुए थे। उसमें हसदेव के भी 20 कोल ब्लॉक निरस्त हो गए थे। जब वापस ऑक्शन और आवंटन की प्रोसेस शुरू हुई, तो हसदेव की ग्राम सभाएं, क्योंकि ये संविधान की 5वीं अनुसूची के इलाके हैं, जहां लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट के डाइवर्जन के पहले ग्राम सभा के कंसेंट की आवश्यकता है। तो लोगों ने कहा कि आप नीलाम मत करिए हमारे कोल ब्लॉक को, क्योंकि हम अपने जंगल जमीन को नहीं देंगे। लेकिन लोगों के विरोध के बावजूद 7 कोल ब्लॉकों के आवंटन किए गए, और आवंटन होने के बाद अलग अलग कोल ब्लॉक के कहीं भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, कहीं वन स्वीकृति की प्रक्रिया, कहीं पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है, जिनको लगातार रोकते हुए ग्राम सभाओं के जरिए लोग हसदेव के विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि आंदोलन सतत है, क्योंकि हसदेव कोई एक कोल ब्लॉक नहीं है, हसदेव के अंदर 23 कोल ब्लॉक हैं। तो हर कोल ब्लॉक के खिलाफ लोगों का संघर्ष जारी है, लेकिन नारा एक है कि संपूर्ण हसदेव को खनन से मुक्त किया जाए। तो ये लड़ाई अभी भी हमारी जारी है उस हसदेव के जंगल को बचाने की। आलोक जी, जब मैंने बात की थी न्यूज़ विद नव्या पर सेव हसदेव मूवमेंट के बारे में, तब हमने ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़े जिसमें बात हो रही है कि हाथियों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। अब शायद उतने हाथी वहां नहीं रहते बिकॉज ऑफ कोल माइनिंग। बहुत लोगों ने अपने घरों को खो दिया, वहां पे नदियां
पोल्यूशन के शिकार हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनिंग तो हम सबको दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। पर इसमें एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज आलोक शुक्ला's डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? क्योंकि हम जो ये सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं इनको हम एक बहुत कॉमन वर्ड के अंडर डाल देते हैं, डेवलपमेंट या विकास। जैसे आप कहते हैं कि विकास के खिलाफ यहाँ ये लड़ाई है, तो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ विकास या डेवलपमेंट? हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक लाइन कही थी, मुझे लगता है कि वो एक कसौटी है विकास को नापने की। उन्होंने कहा था कि ये पृथ्वी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, हमारे लालच को नहीं। और आज के संदर्भ में आप जब देखते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन का संकट दुनिया पे जीवन के अस्तित्व का संकट बनते जा रहा है, बिल्कुल। और इससे ऐसा नहीं है कि कोई एक देश, कोई एक व्यक्ति प्रभावित, ये सब प्रभावित होने वाले हैं। और भारत जैसा देश जहां पे जो एक्सट्रीम वेदर है, चाहे वो सूखे की बात हो, चाहे वो बाढ़ की बात हो, चाहे वो तूफान की बात हो, लगातार बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का आप अंदाजा समझिए कि यदि जलवायु परिवर्तन होता है तो जो मौसम आधारित खेती है भारत देश की, यदि ये खेती प्रभावित होती है तो हमारी खाद्य जो संप्रभुता है, जो फूड सिक्योरिटी का क्या होगा इस देश के अंदर। ऐसी परिस्थिति में हमारी विकास की नीतियां क्या होनी चाहिए? निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन उन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें ये भी देखना होगा कि वो प्रकृति के साथ सामंजस्य करके किस तरीके से होगा। यदि आज दुनिया के अंदर कोयला अंतिम विकल्प होता ऊर्जा का, और पूरे भारत में कोयला खत्म हो जाता और हसदेव में होता, तो हम बोलते कि हाँ, तो कोई विकल्प नहीं है, हसदेव को उजाड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आज जब हम उस दौर में हैं जब तकनीकी आपके पास है, जब आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के कहीं ना कहीं विकल्प मौजूद हैं और दुनिया उसकी तरफ शिफ्ट कर रही है, जहां भारत खुद ये कमिट करता है कि 2030 में हम अपने टोटल जो रिन्यूएबल, जो हमारी टोटल एनर्जी है बास्केट, उसमें 50% हम रिन्यूएबल से लेके आएंगे। मतलब आप कमिटेड हैं कि हम कोल के उपयोग को कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे। तो फिर हमें ये चयन करना पड़ेगा कि फिर हम जो कोल उस समय के लिए निकालना है, 70 में तो जीरो करना है, तो कोल कहां से निकालेंगे? कोयला हसदेव जैसे उन वन इलाकों से निकालेंगे जो प्राकृतिक साल के जंगल हैं, जिनको बचाने के लिए आप ही के मंत्रालय ने निर्णय लिए थे, या आप कोयला ऐसी जगह निकालेंगे जो इलाके पर्यावरणीय संवेदनशील नहीं है, जहां पे वन्य प्राणी मौजूद नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यही तय करना हमें विकास के रास्ते को, हमें विकास के नाम पे जो सारी परियोजनाएं ला दी जाती हैं, यही बेसिक सवाल है। और हसदेव के लोगों ने सिर्फ खनन का विरोध नहीं किया है, हसदेव के लोगों ने उस विकास को चुनौती दी है कि हसदेव जैसे जंगल का विनाश करके हम किस विकास की ओर जाना चाहते हैं। क्या छत्तीसगढ़ को भी हम रेगिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं? जिस जंगल कर्क रेखा के नजदीक के जंगल है, जहां सूरज की किरणें सीधे रूप से पहुंचती, आज रायपुर का तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। हम क्या इसे 55 पे ले जाना चाहते हैं? क्या इस देश का हर नागरिक जो है अपने घर में एसी लगा के, क्या वो लगा पाएगा क्या? तो कहीं ना कहीं आपको इस विकास के रास्ते पे सवाल खड़े करने पड़ेंगे। हम एक तरीके से कहा जाता है कि आप विकास विरोधी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज आप पूरा कोयला एकदम बंद कर दीजिए, हमें वक्त लगेगा। लेकिन जब भारत विश्व गुरु की बात करता है तो भारत के पास ये रास्ता है कि कार्बन न्यूट्रल हो कि कैसे हम तकनीकी का इस्तेमाल करके हम अपने डेवलपमेंट मॉडल को आगे ले जाएं और दुनिया को रास्ता दिखाएं कि ये देखिए, ये डेवलपमेंट मॉडल है प्रकृति के साथ जीने का, जो गांधी जी ने कहा। तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल है और इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो शायद मैं भी आपसे पूछने वाली थी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कई देश, भारत की बात अगर हम ना भी करें तो कई देश वादे कर रहे हैं कि कोल माइनिंग बंद हो जाएगी। G7 कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने कोल माइनिंग बंद करने के लिए डेडलाइन दी है 2035 की, और इंडिया के भी अपने डेडलाइंस है। बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स जारी है, हर जगह काम चल रहा है। तो क्या हम ऐसे वादे सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं और हम सीरियस नहीं है? क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं एक विरोधाभास तो है। विरोधाभास इसीलिए, देखिए मैं सिर्फ एक डेटा आपको बताता हूँ, 2 डेटा की बात करता हूँ। कोल इंडिया से लेके सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो डेटा दिए हैं कि
भारत की जीडीपी 8% से ऊपर भी जाती है, तब भी भारत को 2040 तक जो कोल की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो 1500 मिलियन टन वार्षिक, हम उसको 200 मिलियन टन भी लेके जाते हैं। ऑलरेडी हम 2600 से 3000, मुझे लग रहा है कि अभी तो 3000 मिलियन टन पहुंच गए होंगे। 2600 मिलियन टन तो हम 2 साल पहले पहुंच गए थे कि ऑक्शन मतलब हम अलॉटमेंट कर चुके हैं। तो ऑलरेडी हमारी जो डिमांड है 2040 की, उससे ज्यादा का अलॉटमेंट हम कर चुके हैं। तो फिर आप एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम कोल की जरूरतों को कम करेंगे, लेकिन आप लगातार कमर्शियल माइनिंग, कोल की ऑक्शन, अलॉटमेंट आप करते ही जा रहे हैं। तो ये विरोधाभास तो नजर आ रहा है, मतलब कमिटमेंट के अनुसार जो हमारा रास्ता है वो दिख नहीं रहा है, उसमें एक सामंजस्य नहीं दिख रहा है, वो कंट्राडिक्ट कर रहा है आपके कमिटमेंट। और आलोक जी, ये जो हम हासदेव की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हासदेव तक सीमित नहीं है। मैं आज आपसे गोवा से बैठकर बात कर रही हूँ और यहाँ पे हर रोज पेड़ काटे जाते हैं, 200-300 साल पुराने पेड़ उजाड़ दिए जाते हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। वो सारी चीजें जो गोवा के विलेजेस में लोगों को नहीं चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए कि उनके घर से 200 मीटर दूर मैंगो ट्री या बैनियन ट्री को काट के मॉल बना दिया जाए या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना दिए जाए। तो ये कहानी हर जगह की है। और जब हमने हासदेव की बात की तो बहुत से लोगों ने अपने शहरों से आवाज उठाई, ये बोलते हुए कि हाँ, ये नागपुर में भी हो रहा है, ये उत्तराखंड में भी हो रहा है, ये दिल्ली में भी हो रहा है। तो क्या आपको लगता है, गुस्सा तो बढ़ रहा है जो हम देख रहे हैं, पर क्या आपको लगता है अवेयरनेस बढ़ रही है? अब अगर हम जंगल की भी बात करें तो वो सिर्फ पेड़ की बात नहीं हो रही है। जंगल को काटना इज नॉट इक्वल टू पेड़ काटना, वहां की वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, हर चीज की बात होती है। तो क्या लोगों को ये समझ है कि हम पेड़ों को काटने का इम्पैक्ट झेलेंगे, पर कैसे? देखिए, आप पिछले 2-3 सालों को आप थोड़ा सा पीछे आप देखेंगे और उसके पहले भी आप 2 दशक के आप संघर्षों को देखेंगे। बहुत कम देश के आपको आंदोलन ऐसे मिलेंगे जहां पे किसी विस्थापन के सवाल पे, कहीं पे गांव को उजड़ने के सवाल पे शहर के लोग खुल के सामने आए हैं। अब देखिए, हसदेव की बात को लेकर सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों से हसदेव को बचाने की आवाज उठी है। लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं निकल कर, चाहे वो साउथ के राज्यों, शहर हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे तमाम जगह। यदि ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ी है। हसदेव को लेकर छत्तीसगढ़ के शहर शहर में लोगों ने प्रदर्शन किए हैं कि नहीं, ये हमारा जंगल है, इस जंगल से हमारी सांसें जुड़ी हैं। तो निश्चित तौर पे पर्यावरण के प्रति एक चेतना समाज के अंदर तो बढ़ी है, ये बहुत साफ तौर पे दिख रहा है। और कई बार संघर्ष उस चेतना को बढ़ाते हैं। हसदेव जैसे तमाम देश के आंदोलन है, चाहे मुंबई का आरे का आंदोलन रहा हो, हसदेव का आंदोलन रहा है, मध्य प्रदेश का आंदोलन रहा है, गोवा को लेकर बात हुई हो, अंडमान के जो डिफॉरेस्टेशन की बात हो, या हिमाचल उत्तराखंड में पहाड़ों में जो वनों की कटाई को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसने पूरे देश के अंदर एक कहीं ना कहीं चेतना का विकास तो किया है कि यार अब बहुत हो गया। अब ये यदि यही स्थिति रही तो शायद कोई कहीं नहीं रह पाएगा। और ये जो तापमान है ना, ये तापमान सब देख रहे हैं और झेल रहे हैं। हर जगह लोग महसूस कर रहे हैं कि यदि ऐसी बढ़ते गया तो मुश्किल होगा कहीं ना कहीं। तो चेतना तो बढ़ी है समाज के अंदर, ये तो दिख रहा है। आलोक जी, इस लड़ाई में, हासदेव को बचाने की लड़ाई में, आपकी गवर्नमेंट से क्या शिकायतें और एक्सपेक्टेशंस रही हैं? शिकायतें तब होती हैं जब कोई शिकायत को सुनने वाला भी हो, लेकिन जब शिकायतें सुनी ही ना जाए तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, अपेक्षाएं होती हैं कि एक सरकार है जो सरकार का दायित्व है नागरिकों के लिए काम करना, और भारत की सरकार तो वेलफेयर स्टेट, मतलब जो हमारा सिस्टम है, तो आपको तो लोगों को देखना है कि लोगों की चिंता का विषय क्या है, लोगों के विकास की अपनी अवधारणा क्या है। लेकिन दुख होता है यह सोच के कि जब देश का पर्यावरण मंत्रालय विकास की चिंता करने लगे, जिस मंत्रालय का काम है पर्यावरण का संरक्षण, वो यदि अपने काम के पैमाने को ऐसे आंकने लगे कि कितनी तेजी से हम परियोजनाओं को स्वीकृति दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कुछ दिक्कत है व्यवस्था के अंदर। बिल्कुल। तो और इसीलिए हम देखते हैं कि एक तरफ हसदेव को इलाका कहते हैं। आप भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट आती है, और उस भारतीय वन्यजीव संस्थान तो केंद्र का ही एक संस्थान है, वो साफ तौर पे ये कहता है कि यदि हसदेव में आपने खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दी
तो इसके जो जंगल, हसदेव नदी, पर्यावरण पर अपरिवर्तनीय प्रभाव होंगे। बिल्कुल और हस्तियों को बचाने के लिए, उस संवेदनशील इलाके को बचाने के लिए पूरे इलाके को नो गो बना दिया जाए। वो बिल्कुल चेतावनी देता है कि यदि आपने खनन की इजाजत दी तो मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि आप कभी इसको संभाल नहीं पाएंगे। बावजूद उस रिपोर्ट के आने के बाद भी, और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय स्वीकृति देने के बाद राज्य सरकार भी स्वीकृति देते हैं, तब जब छत्तीसगढ़ की विधानसभा का सदन ये संकल्प करता है कि हस्देव में कोई कोयला खदान को अनुमति ना दी जाए, सब निरस्त कर दी जाए, तो सवाल है कि आप फिर जो संवैधानिक ग्राम सभाएं हैं, जहां पे ग्राम सभाओं का ये अधिकार, हमारे गांव में हमारा सरकार, यही तो सरकार नाला देती है ना, स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाई, तो संवैधानिक ग्राम सभा कह रही कि हम अपना जंगल जमीन नहीं देना चाहते हैं। एक विधानसभा के सदन में ये संकल्प होता है कि हस्देव के सारे कोल ब्लॉक को निरस्त कर दिया जाए। स्वयं केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ये निर्णय करता है कि हस्देव में खनन नहीं होना चाहिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहता है कि यहाँ पे खनन नहीं होना चाहिए, और देश का नागरिक कह रहा है अपने अपने गांव शहरों से कि हस्देव में खनन नहीं होना चाहिए। बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है राज्य और केंद्र सरकार की कि वो भारी पुलिस फोर्स लगा के हस्देव को जंगल को कटवा रही है। आज मुझे अभी फोन आ रहे हैं कि 5 जून के बाद हस्देव में परसा ईस्ट केतेवासन और परसा कोल ब्लॉक के पेड़ों की कटाई की तैयारी हो चुकी है। हजारों पेड़ को पुनः काटा जाएगा। तो क्या मजबूरी है ऐसी? क्या एक कॉर्पोरेट का मुनाफा इतना भारी है कि वो संविधान से ऊपर है, वो लोगों से ऊपर है, लोगों के जीवन से ऊपर है? सरकारें किसके लिए काम कर रही हैं? मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि फिर सरकारें, माफ कीजिएगा, कि लोगों के लिए तो काम नहीं कर रही हैं। सरकार का पूरा काम किसी एक कॉर्पोरेट की मदद करने के लिए काम हो रहा है। और यदि ये नहीं होता तो हस्देव के लोगों को इतने निर्णय के बाद लड़ना नहीं पड़ता। बिल्कुल ये स्थिति है। ये तो आलोक जी बात हो गई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी की। मैं आपको सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से भी एक सवाल पूछना चाहूंगी। हमने न्यूज़ विद नव्या पर रिसेंटली कुछ ऐसे कैंपेन्स रन किए और वीडियोस किए हैं जिसमें हम लोगों को ये याद दिलाते हैं कि उनके लिए वोट करने का इम्पोर्टेंस क्या है। आज अगर मुझे वोट करना है तो एज अ सिटीजन मुझे बताया जाता है कि हमने रोड्स बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एजुकेशन को लेकर काम किया, हेल्थ को लेकर काम किया, तो हमें वोट दो। पर क्या एज अ सिटीजन मैं क्लाइमेट एक्शन के बेसिस पर वोट देना चाहूंगी? क्या मैं क्लीन एयर को प्रायोरिटी बना के किसी को वोट दूंगी? तो क्या आपको लगता है इन्वायरमेंटल इश्यूज को इलेक्टोरल प्रायोरिटी बनना चाहिए? देखिए, ये तो आदर्श स्थिति है और होना तो यही चाहिए। लेकिन ये दुखद होता है कि जब देश में बेरोजगारी चरम पे हो और बेरोजगारी यदि मुद्दा चुनाव का ना बने, तो फिर इससे समझ में आता है कि चुनाव, लोगों के मुद्दे अलग हैं जीवन के और चुनाव अलग मुद्दों पे कहीं ना कहीं होता है। और ये तो हम लोकसभा चुनाव में देख ही रहे हैं कि मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये स्थिति, लेकिन वक्त लगेगा। देखिए, एक समय हम कभी ये नहीं सोचते थे कि किसी गांव के जंगल और विस्थापन के मुद्दों पे शहरों में लोग आवाज उठाएंगे, लेकिन लोगों ने उठाया। तो हमें ये उम्मीद कर सकते हैं, और हम तो उम्मीद पे दुनिया कायम है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि राजनीतिक दलों को भी बदलना होगा, क्योंकि आज राजनीतिक दलों की भी अपनी प्राथमिकताएं पर्यावरण संरक्षण नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो उस पर्यावरण के केंद्र कहीं ना कहीं एक साफ स्वच्छ जो हमारा सांस लेने का जो अधिकार है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा एक मूलभूत अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। यूएन ने कहा कि साफ जो स्वच्छ पर्यावरण है वो एक मानव अधिकार भी है कहीं ना कहीं। तो ये शब्दावली कहीं ना कहीं आ रही है। पर्यावरण को चिंतित कुछ राजनीतिक दल भी सामने आए तो शायद कुछ और चेतना का विकास होगा। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, जब लोग संकट में आते हैं तो संकट के बाद कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आता है, और अब पर्यावरण विनाश की कीमत अब समाज चुकाने लगा है। और समाज जब कीमत चुकाएगा तो निश्चित तौर पे उसका चुनावी मुद्दा भी आने वाले दिनों में बनेगा। ये तो हमें लगता है कि ये उम्मीद की जा सकती है। आलोक जी, क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में या
फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में? क्योंकि हसदेव की भी अगर हम बात करें और जो आपको अवार्ड मिला है रिसेंटली उसकी बात करें, तो आप हमेशा कहते हैं कि अवार्ड वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए है और जिन लोगों ने हसदेव को बचाने के लिए आवाज उठाई है। तो क्या इम्पोर्टेंस है जब भी हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लड़ते हैं, तो कम्युनिटी का क्या सिग्निफिकेंस होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक एक व्यापक संख्या बल नहीं होगा, जब हाँ जी। तक कोई मुद्दा एक व्यापक समुदाय का मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक उसको अनसुना किया जाएगा। वो मुद्दा ना राजनीतिक मुद्दा कभी बन पाएगा, ना ही कभी पॉलिसी लेवल पे वो बिल्कुल पहुंच पाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर नागरिक की अपनी भूमिका होती है। कुछ पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हैं जो लोगों के मुद्दों को एनजीटी तक, कोर्ट तक ले जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो लिख के, आज के समय कितने लोग हैं आप जैसे पत्रकार साथी हैं जो पर्यावरण के सवालों पर लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये भूमिका मुझे लग रहा है कि हर उसी तरीके से समुदाय के संघर्ष की भूमिका है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोई भी अपने आप में एक अलग थलग होके परिवर्तन नहीं ला सकता। इन सभी का जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समाज लड़ेगा तो समाज की बात को एम्पलीफाई करने का काम मीडिया करेगा, सोशल मीडिया करेगा। आप जो लिख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एक मान्यता देना या वजन देना, वो समुदाय की आवाज उसको मजबूत करता है। तो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, किसी एक के बिना कोई संभव नहीं है। तो ये सब अपनी अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं को निभाते हुए आगे हम बढ़ते हुए पर्यावरण के सवालों को एक केंद्रित सवाल कहीं ना कहीं बना सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें बड़ी भूमिका है वो समुदाय की है, कि समुदाय लड़ेगा ही नहीं तो फिर शायद हम लोग ज्यादा कुछ, यार यदि हसदेव नहीं लड़ रहा होता तो हमारे बोलने लिखने से शायद हसदेव जंगल बहुत तेजी से कटता बहुत पहले। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है समुदाय का संघर्ष। हम लोग उसको एड ऑन करते हैं, मदद करते हैं। आलोक जी, बहुत लोगों का ये कहना है कि जो लोग इन्वायरमेंट को लेकर या जंगल काटने के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें एक्टिविस्ट बोल दिया जाता है। बहुत बोला जाता है कि एक्टिविस्ट बन गए हैं, ये तो डेवलपमेंट के खिलाफ ही हैं। जब हमने भी हसदेव के का वीडियो पब्लिश किया था तो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने ये कहा था कि जब तक ये सब प्रोटेस्ट चलता रहेगा वहां के लोग तो जंगलों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, वो शहर कब जाएंगे या वो डेवलपमेंट कैसे देखेंगे। तो ऐसे एलिगेशंस आई एम श्योर आपके पास आए हैं, क्योंकि आप इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कैसे टैकल करते हैं आप ऐसे एलिगेशंस का? देखिए, एलिगेशन तो ये है कि पूरा एक पेज चलाया जाता है ट्विटर फेसबुक पे, जिसमें सुबह शाम गाली दी जाती है। और वो गालियों की भाषा, मतलब मुझे बताना मुश्किल है कि वो भाषा क्या होती है। कई बार परेशानी होती है, लेकिन ऐसे भाषा का या ऐसे एलिगेशन का कई बार जवाब ना देना ही बेहतर होता है। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जवाब आप किसका देंगे? जवाब इसका देंगे जब लोग ये कहते हैं कि आदिवासी को कैसे रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तय करने वाले हम और आप कौन होते हैं? ये उस समुदाय को तो तय करने दीजिए ना, कि उस आदिवासी को क्या चाहिए। उस आदिवासी को उस जंगल के साथ अपने जीवन को जीना है या उसको शहर में बाहर निकलना है, ये हम मिलके तय नहीं कर सकती, और उसका तय करने का अधिकार है। और मुझे लग रहा है कि इतनी तो चेतना उस समाज के अंदर है। आज जिन बातों की हम बात करते हैं, आज हम पर्यावरण हमारा हम सोचते हैं पर्यावरण को लेकर, वो पर्यावरण के साथ जीवन जीता है। तो हर चीज हम उसको सिखाने की बात करें, हमें लग रहा है इस भ्रम से बाहर निकल जाना चाहिए समाज को, और सबको निकल जाना चाहिए। तो निर्णय करने का उनका भी अपना एक अधिकार है। और ये मैं हर बात को, तो इसलिए मैंने कहा कि किस बात का जवाब देना है, किस बात का नहीं देना। अब लोग तो बोलते हैं ये तो बाहर से आके, तो आज के समय मतलब एक गुजरात से या कहीं एक दिल्ली से, आंध्रा से कोई कंपनी आके वहां खनन करेगी और वो मुझे बोले कि मैं रायपुर से जाके उधर बाहरी हो गया हूँ, तो इसका तो मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जब आदिवासियों का कि आदिवासी क्या चाहता है, तो फिर ये आपका भी निर्णय नहीं है, उसको ही तय करने दीजिए। और इस देश के संविधान ने ये प्रावधान किया है कि उस गांव की ग्राम सभा तय करे कि उसके विकास का मॉडल क्या है। और हसदेव की ग्राम सभाओं ने तय किया है कि हमें आपका ये जो विकास है वो नहीं चाहिए, हमें अपना जीवन अपने जंगल जमीन के साथ चाहिए। तो ये तय करने का अधिकार तो संविधान ने दिया है, उसको करने दीजिए। और एक और नाब्या जी, इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगा कि बार बार ये बात आती है, ये भी एलिगेशन होते हैं
कि आप नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों को या गांव में रहने वाले लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। खनन होगा तो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा। तो फिर मेरा एक ये भी कहना होता है कि ये बात रायपुर में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं कही जाती है, ये दिल्ली वाले में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं। दिल्ली के नीचे यूरेनियम होगा, मुझे लोगों ने कहा है, तो दिल्ली का अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब वहां पे खनन हो। ये अनिवार्य सत्य क्या है कि एक समुदाय को अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब वो अपना जंगल जमीन को छोड़ेगा। तो इस सारे विकास की कीमत तो आदिवासी को ही चुकानी है क्या। तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल है, और ऐसे सवालों के जवाब जो है जरूर देने होते हैं, और मैं देता हूँ। आलोक जी, पहले के हसदेव और अभी के हसदेव में क्या डिफरेंस है? पहले के हसदेव और अभी के हसदेव में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। जंगल वैसा ही है, सब कुछ वैसा है। लेकिन हाँ, जो पलसई स्टिक केतिवासन खदान है, वो पहले खदान छोटी थी, धीरे धीरे वो आगे बढ़ के जंगल वहां पे कटा है। तो वो एक जंगल का जरूर जो उस खदान के लिए विनाश हुआ है, लेकिन बाकी जंगल वैसा ही है। लोग उसको बचा के रखे हुए हैं। परिवर्तन ये है कि अब हसदेव को सब जानते। पहले छत्तीसगढ़ में हसदेव सिर्फ एक नदी के रूप में लोग जानते थे, अब हसदेव जंगल। तो पूरी दुनिया में आज हसदेव का नाम है, और इससे लोगों के अंदर एक बड़ी खुशी भी होती है और गर्व भी महसूस होता है कि हमारा संघर्ष आज पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत। आलोक जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हसदेव में हो रहा है वो हर जगह हो रहा है कि डेवलपमेंट और कॉन्क्रीट प्रोग्रेस के नाम पे पेड़ों को काटा जाता है। अभी एक तरफ हम जब हसदेव की स्टोरी कर रहे हैं न्यूज़ विद नव्या पर, हम एक और स्टोरी कर रहे हैं उत्तराखंड में, जो खलंगा फॉरेस्ट में 2000 पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ऐसे किस्से रोज आते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स रोज आते हैं, और बहुत सारे लोग हमें आके बोलते हैं कि हमें इस पे रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत इंस्टेंसेस में लोगों की जीत होती है क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने अवेयरनेस फैलाई और अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल किया। बहुत जगह जो भी वॉइसेस ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को ओपोज करती है, उनको दबा दिया जाता है। आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आज की डेट पर लड़ रहे हैं और ये सारे डेवलपमेंटल कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स के खिलाफ है? एडवाइस तो नहीं, बस एक होता ना कि अनुभव आपके जो होते हैं, मुझे लग रहा है वही मान। तो देखिए, पर्यावरण को बचाने की लड़ाई आज बहुत ही कठिन लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़े कॉरपोरेट्स, सत्ता के जो सरकारों के अपने प्रोजेक्ट, जिनको उनको लगता है कि यही विकास है, इसके आने से ही सब कुछ बदल जाएगा। और जब उनको उनके खिलाफ समुदाय खड़ा होता है तो तमाम हमले और आलोक झेलने होते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि अपनी बात को सतत लगते रहना, जो भी उपलब्ध कानून, प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए और अपनी बात को हर स्तर पर पहुंचाने की लगातार कोशिश करते रहना। मुझे लग रहा है कि निराशा के दौर आते हैं, लेकिन उन निराशाओं के दौर से बाहर निकलते हुए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते रहे। समय के साथ लोग आपकी बात को सुनते जरूर हैं, लेकिन बात बोलने के तरीके हमारे क्या है वो महत्वपूर्ण है। जैसे हसदेव को लेके हमने 2-3 चीजें जरूर मैं इसी सवाल में जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, हमें पहले दिन से पता था कि हसदेव की लड़ाई जो है, यदि सिर्फ जंगल का मतलब विस्थापन की लड़ाई बन के रह जाएगी तो एक व्यापक इसका सॉलिडिटी नहीं होगी। इसीलिए हमने हसदेव के जंगल की जो पूरी बात कही कि पर्यावरण का सवाल है जो हम सबको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। हमने पानी के सवाल को उठाया तो कहीं ना कहीं किसान से लेके एक हर इंसान जुड़ जाता है कि भाई उसका पानी है। हमने वन्य प्राणियों की बात कही तो वन्य प्राणियों के संरक्षण को काम करने वाले लोग भी हसदेव को बचाने की। तो एक व्यापक आप सबको जोड़ते हैं तो आप कैसे अपनी बात को रखते हैं। हसदेव ने हमेशा एक चीज को महत्वपूर्ण माना कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और कानून के हर जो दरवाजा है उसको खटखटाना। मतलब पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया से लेके वन स्वीकृति की प्रक्रिया में जनसुनवाई से लेके ईएसी कमेटी तक लोगों ने अपने कागज को भेजा है कि कहीं तो हमारी सुनवाई हो। तो हर उपलब्ध जो जगह है वहां पे अपनी बात को आपको पहुंचाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग कुछ भी कहें मीडिया को लेके, जो भी स्थिति है, लेकिन आज भी मीडिया के अंदर संवेदनशील लोग हैं। जनपक्षी मीडिया तो है ही,
लेकिन जो मुख्य धारा की मीडिया है उसमें भी लोग हैं। आज बहुत सारे मीडिया के लोग बोलते हैं कि देश के जब इंटरव्यू करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हस्तियों पे इतना क्यों लिखा जाता है। तो हमने कहा कि हस्तियों पे लोग इसीलिए लिखते हैं कि हस्तियों के जंगल पे उनकी भी उतनी संवेदनशीलता है कि लड़ाई तो हमारी, आपको उसको जोड़ना पड़ेगा लोगों के साथ। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में एक रास्ते हैं जो करने चाहिए। और देखिए, किसी भी आंदोलन को उसकी हार या जीत से नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे हस्तियों के बड़े हिस्से को हम बचा पाए, लेकिन परसा स्टिकेटिवासन को हम अभी नहीं बचा पा रहे हैं। परसा पे अभी भी हमारा संकट है। तो 23 कोयला खदानों में 2 खदानों में हम कहीं ना कहीं उसको रोक नहीं पा रहे हैं पूरे तरीके से, लेकिन लोग बैठे हैं, उम्मीद के साथ बैठे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हर आंदोलन नए बदलाव करता है, समाज में चेतना का विकास करता है। मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या निकला, डैम तो बन गया। तो मैंने कहा, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस देश में बड़े बांधों के बनने पे सवाल खड़े किए, बहस खड़ी की, और उससे प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर बात हुई और देश में कानून बने। इसके पहले तो डैम बन जाते थे, पुनर्वास के कोई सवाल नहीं होते। आज हस्तियों के आंदोलन में हम समय बताएगा कि हम कितना बचा है और आगे कितना अभी हमारा संकट है, उसमें हम कितना बचा पाएंगे। लेकिन हस्तियों के आंदोलन ने समाज में पर्यावरण के प्रति एक चेतना का विकास किया है। तो मुझे लग रहा है कि हर आंदोलन का ये कंट्रीब्यूशन है, उसको उस नजरिए से देखना पड़ेगा। हार या जीत के नजरिए से मुझे लगता है हर संघर्ष को तोड़ा नहीं जा सकता। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और ये आपने बाकी इंटरव्यूज में भी कहा है कि सेव हसदेव मूवमेंट ने दुनिया को एक मॉडल ऑफ रेजिस्टेंस और एनवायरमेंटल जस्टिस दिया है, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी आलोक जी। एक ऐसे वक्त पर जब सुप्रीम कोर्ट का इतना लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसकी हमने बात की अभी, जिसमें ये कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचाना इज अ लीगल राइट इन इंडिया, एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया, जिसके अकॉर्डिंग 2.3 मिलियन हेक्टर्स ऑफ ट्री कवर इंडिया खो चुका है सिंस द ईयर 2000। ऐसे और कई रिपोर्ट्स हैं, ये तो बस एक ही है। उसके साथ हम इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं देश के हर कोने में। व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक? क्या लगता है आपको आगे जाके क्या होगा? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से परियोजनाओं को लेकर सरकारों का नजरिया है, और अभी भी पर्यावरण सरकारों की अपनी चेतना के केंद्र में नहीं है और राजनीतिक पार्टियों के भी अपने प्राथमिकता का विषय नहीं है। और जब तक राजनीतिक दलों की प्राथमिकता का विषय नहीं होगा, सरकार की चेतना में वो विषय नहीं होगा, तब तक मुझे लग रहा है कि बहुत चीजों में बदलाव नहीं होगा। और इसको लाने के लिए समाज को चेतना के साथ, मुखरता के साथ बोलना पड़ेगा, और इस देश में पर्यावरण के मुख्य के सवाल को केंद्रीय सवाल बनाना पड़ेगा। एक और रिपोर्ट आई है कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 शहर भारत देश के हैं। आज हम रायपुर में, छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का आप कोई शहर नहीं है जहां पे आप एक साफ और स्वच्छ हवा आप ले पा रहे हैं, लगत जिस तरीके से जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसके इम्पैक्ट लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दिखने लगे हैं। चाहे वो हेल्थ के इम्पैक्ट बहुत सीधे तरीके से है, वो जो पानी के ऊपर जो प्रभाव है। आज बेंगलोर शहर का हाल क्या है? आज बेंगलोर में पानी नहीं है, और ये इस देश के अंदर बेंगलोर एक शहर नहीं है। आप देखिएगा, यदि यही स्थिति बनी तो बेंगलोर कई शहर इस देश में दिखेंगे जहां लोगों के पीने के पानी के संकट होने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब वो वक्त है कि और आगे इसको नहीं खींचे कि चलो हम देखेंगे पर्यावरण, अभी तो हम विनाश कर लें। अब रुकना पड़ेगा यदि हम सच में जीवन को बचाना चाहते हैं, और ये दूसरे के जीवन की बात ना करें, हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो फिर अब हमें बोलना पड़ेगा, हमें खुल के सामने आना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे चेतना समाज में बड़ी है, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। आप जैसे लोगों को बहुत सारे वीडियो बनाना, लिखने की जरूरत है। हमारे जैसे लोगों को सड़कों पे आने की जरूरत है। ऐसे हजारों लाखों लोगों की जरूरत है। और ये मुझे बस उम्मीद इतना है कि जो यूथ है, यूथ के अंदर वो चेतना काफी नजर आ रही है पर्यावरण को लेकर। वो नजर आ रही है, दिख रही है, जो एक उम्मीद जगाती है कि आने वाले दिनों में पर्यावरण कहीं ना कहीं एक केंद्रीय मुद्दा
रहेगा हमारे देश के अंदर और दुनिया के। व्हाट इज दैट वन मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए वो क्या एक मैसेज है जो आप देना चाहते हैं? हसदेव एक लड़ाई है। हसदेव जैसी कई लड़ाइयां लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे संघर्ष हैं जो शायद जिनकी हमें पता भी नहीं है, लेकिन आपके आसपास कहीं पे भी ऐसे संघर्ष हो रहे हैं, उनको प्लीज मदद करें, उनको ताकत दें, उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाएं, क्योंकि वो जो संघर्ष है वो आपके भी जीवन बचाने का संघर्ष है। और हसदेव का संघर्ष जारी है। सेव हसदेव की मुहिम से जुड़े। और हसदेव कोई एक परियोजना नहीं है, हसदेव के अंदर कई परियोजनाएं हैं। किसी जगह हम संकट में हैं, हम लड़ रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, लेकिन बहुत जगह हम बचा भी पाए हैं। तो जो बचा है उसको भी प्रचारित करें, जहां संकट है उसको बचाने के लिए संघर्ष में मदद करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू आलोक जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक आपकी इस सेव हसदेव मूवमेंट ने और आपकी जर्नी ने हमें एक चीज़ याद दिलाई है कि जंगल किसी भी एक इंसान, किसी गवर्नमेंट या किसी कॉरपोरेट का नहीं, हम सबका है। और स्पेशली उन लोगों का जो उसका ध्यान रखते हैं, जो उस पर डिपेंडेंट है, जो वहाँ रहते हैं। और सिर्फ अगर हम हसदेव की बात करें या किसी भी जंगल की बात करें, वो कहानी सिर्फ वहीं की नहीं पर पूरे देश की होती है। तो थैंक यू सो मच आलोक जी, आपने वक्त निकाला, मुझसे बात की और हमें हसदेव के बारे में बताया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। If you liked this video, subscribe to News with Navya and drop a comment below. You can also support our climate journalism by clicking on the link in our description.